क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस का भविष्य एक ऐसे योद्धा ने गढ़ा जो कभी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीद सकता था। क्या आपका विश्वास डगमगाएगा जब मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी जिसे बाजार ने घटिया क्वालिटी का कहकर फेंक दिया था, वही कंपनी अपनी जिद और जुनून के दम पर उठी, दुनिया में 5G क्रांति का नेतृत्व किया और आज विश्व के टेलीकम्युनिकेशंस के 31% कोर नेटवर्क पर कब्जा करके सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ज्वलंत हकीकत है। यह उस हुआई कंपनी की दास्तान है जिसके पीछे उसके संस्थापक रेन जेंगफेई का असाधारण जुनून, अटूट संघर्ष और अदम्य संकल्प छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया के तकनीकी मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है रेन जेंगफेई की, जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1944 को चीन के गुइझोई प्रांत में हुआ। जिस समय उनका बचपन गुजरा, मध्य 20वीं सदी के ग्रामीण चीन में गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। उनके माता पिता स्कूल टीचर थे, फिर भी 7 बच्चों वाले उनके विशाल परिवार के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक चुनौती जैसा था। रेन के बचपन पर सबसे गहरी छाप उनकी मां की मजबूरी ने छोड़ी। उन्हें अक्सर परिवार का पेट भरने के लिए जंगलों से जंगली सब्जियां बीननी पड़ती थी। इस अभाव ने युवा रेन को कड़ी मेहनत और अटूट जुझारूपन यानी रेजिलियंस का पाठ पढ़ाया। जब रेन किशोरावस्था में पहुंचे तो परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई। अपने देश भारत की ही तरह चीन में भी गरीबी के इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था शिक्षा। अपने परिवार की कठिनाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। चीन की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में रेन की आगे बढ़ने की यह तड़प महज एक सफलता की इच्छा नहीं थी, यह अंधेरे से आजादी की ललक थी। उनके माता पिता ने एक ही मंत्र दिया था, शिक्षा ही बेहतर जीवन की कुंजी है, और रेन ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें चोंगकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में दाखिला मिला। उनकी गरीबी और पृष्ठभूमि को देखते हुए यह किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। इंस्टीट्यूट में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसने अनजाने में ही उनके भविष्य के टेक साम्राज्य की नींव रख दी। मगर 1968 में महज 24 साल की उम्र में रेन जेंगफेई का जीवन एक तीखा मोड़ लेता है। उन्होंने अपना सामान्य जीवन छोड़कर एक इंजीनियर के रूप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना की वर्दी पहन ली। उन्हें गुइझोई के अशन में एक गुप्त सैन्य परियोजना के लिए भेजा गया। यहाँ की परिस्थितियां चोंगकिंग इंस्टीट्यूट के जीवन से कोसों दूर थी। यह एक कठोर निर्दयी माहौल था। रेन और उनकी टीम सैन्य विमानों के इंजनों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं बनाने के मिशन पर काम करते हुए कठिन जीवन की स्थितियों का सामना कर रहा था। इन चुनौतियों के बावजूद रेन ने दबाव में काम करने और समस्या समाधान के अमूल्य सबक सीखे थे। ये वे कौशल थे जो वर्षों बाद हुआई को चलाते समय उनकी रणनीति को आकार देने वाले थे। अफसोस, उनकी सैन्य सेवा लंबे समय तक नहीं चली। 1983 में पीएलए की इंजीनियरिंग कोर भंग होने के सरकारी फैसले के कारण उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। सेना छोड़ने के बाद रेन जेंगफेई ने अपने आप को व्यापार की अनिश्चित दुनिया के हवाले कर दिया। 1987 में केवल 21,000 युआन और एक विशाल विचार के साथ उन्होंने शेंझेन के एक जर्जर घर में 5 दोस्तों को इकट्ठा किया। वह जगह भले ही साधारण थी, पर रेन के इरादे आसमान छूने वाले थे। वह टेलीफोन स्विच बोर्ड टेक्नोलॉजी पर केंद्रित एक कंपनी शुरू करना चाहते थे, एक ऐसा विचार जो उस समय चीन के लिए बिल्कुल नया था। उनके दोस्त निश्चित नहीं थे, वे हैरान थे, इतने कम पैसे के साथ उनका यह छोटा सा प्रयास कैसे सफल हो सकता है। दूरसंचार उद्योग पर बड़ी विदेशी कंपनियों का दबदबा था और ऐसे में एक छोटे से चीनी स्टार्टअप का विचार असफलता की तरह लग रहा था। लेकिन रेन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्विचबोर्ड बाजार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। रेन का उत्साह संक्रामक था और अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद उनके दोस्त उनके विजन से प्रभावित हुए। आखिरकार वे इस जोखिम भरे सफर में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से गरीबी से जूझ रहे एक पूर्व सैनिक ने वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व की लड़ाई में अपना पहला कदम रख दिया। 1987 में रेन ने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआई, जिसका अर्थ चीनी भाषा में चीनी उपलब्धि यानी चाइनीज अचीवमेंट है। इस नाम ने न केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को बल्कि चीन की तकनीकी विकास में योगदान देने की उनकी गहरी इच्छा को भी दर्शाया।
लेकिन शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। अपनी कंपनी को बचाए रखने के लिए उन्हें वजन कम करने वाली गोलियां यानी वेट लॉस पिल्स तक बेचनी पड़ी। यह उस हाईटेक सपने से बहुत दूर था जिसकी बात रेन ने अपने दोस्तों से की थी। इस दौर ने रेन के दृढ़ संकल्प और उनकी टीम की वफादारी की असली परीक्षा ली। कई लोग मैदान छोड़ सकते थे, लेकिन रेन की जिद्दी प्रवृत्ति ने उन्हें आगे बढ़ाया। रेन ने एक ऐसा निर्णायक चुनाव किया जिसने उनका भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चीन में घरेलू दूरसंचार उत्पादन की कमी में एक बड़ा अवसर देखा। दूसरे लोग विदेशी तकनीक को आयात करके बस बेच रहे थे, लेकिन रेन ने अपना खुद का स्विचिंग सिस्टम बनाने पर जोर दिया। यह जोखिम भरा और खर्चीला था, लेकिन इसी भविष्य ने इनोवेशन के लिए मंच तैयार किया। उस समय शेंजन में प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से बढ़ रहा था, जहां तुरंत मुनाफा कमाया जा सकता था, लेकिन रेन ने शॉर्ट टर्म मुनाफे की बजाय लॉन्ग टर्म विजन को प्राथमिकता दी। उन्होंने हुए के सीमित संसाधनों को तकनीकी विकास में झोंक दिया। सब कुछ इन हाउस विकसित करने का यह फैसला हुए की कॉर्पोरेट रणनीति की पहचान बन गया। इसी सोच ने उन्हें उन प्रतिद्वंदियों से अलग खड़ा किया जो विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। इसी अप्रोच ने तकनीकी जानकारी यानी टेक्निकल नो हाउ का मजबूत आधार बनाया, जो आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में रेन जेंगफेई ने एक और साहसी कदम उठाया। जब बाकी कंपनियां बड़े शहरों के बाजारों के पीछे भाग रही थी, उन्होंने चीन के अक्सर अनदेखे ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। रेन ने एक ऐसी जगह अवसर देखा जहां कोई और देखना नहीं चाहता था। उन्होंने अपने व्यापार पद्धति को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उस समय ग्रामीण चीन की फोन प्रणालियां बेहद पिछड़ी थी, बिजली आपूर्ति जैसी सेवाएं अनियमित थी और मांग को पूरा करने की क्षमता उस समय शून्य थी। रेन ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया नोंगकुन बावी चेंगसी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को घेरना। इस जीनियस रणनीति ने हुवेई को शहरों में बड़े विदेशी कंपनियों से सीधा मुकाबला होने से बचा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके उन्हें कम कंपटीशन के साथ अपने प्रोडक्ट्स और स्किल्स को डेवलप करने का अमूल्य समय मिल गया। हुवेई के इंजीनियर्स ने अथक प्रयास किया। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की कठोर परिस्थितियों के लिए उत्पादों को अनुकूलित करना था। उन्हें बिजली की अविश्वसनीय आपूर्ति, चरम मौसम और कठिन भूभाग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं ने कंपनी को और मजबूत बनाया, जिसने रोबस्ट और एडेप्टेबल समाधान बनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी पहली बड़ी जीत थी BH01 स्विच, जो सिर्फ ग्रामीण जरूरतों के लिए बनाया गया था। इसकी सफलता ने हुवेई को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठा दी। वे ग्राहकों की सेवा पर इतना ध्यान देते थे कि उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन टीमों को कंपनी का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इस लगन ने उन ग्रामीण ग्राहकों का भरोसा जीता जो पहली बार आधुनिक फोन सिस्टम का उपयोग कर रहे थे। जैसे जैसे हुवेई ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर होता गया, उसकी विश्वसनीयता की चर्चा होने लगी। लेकिन रेन जानते थे कि ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं था। अब आवश्यकता आ गई थी बड़ी और साहसी छलांग की। जहां कई लोग चीनी कंपनी के ग्लोबल कॉम्पिटेंस पर संदेह कर रहे थे, रेन आगे बढ़े। उन्होंने चाइना के टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हुआजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से बेहतरीन टैलेंट को ढूंढना शुरू किया। और फिर आया सबसे बड़ा बोल्ड मूव। हुवेई ने सिलिकॉन वैली में अपना पहला चिप अनुसंधान केंद्र खोला। यह उनकी कटिंग एज तकनीक विकसित करने और वैश्विक स्तर पर कंपटीशन करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। 1990 तक हुवेई ने BH03 स्विच का उत्पादन किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इसके चिप्स सहित सभी सर्किट बोर्ड कंपनी द्वारा इन हाउस बनाए गए थे। यह अचीवमेंट तकनीकी स्वतंत्रता के प्रति रेन के लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाती है। शॉर्ट टर्म मुनाफा छोड़कर इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करने का यह फैसला ही वह नींव बना जिसने भविष्य में हुवेई को एक विश्व शक्ति बना दिया। सबसे खास बात है, हुवेई शुरू से ही अब तक इनोवेशन को प्राथमिकता देती रही है। आज भी अपने रेवेन्यू का 30% से अधिक केवल R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करती है। रेन की कर्मचारी स्वामित्व यानी एम्प्लॉय ओनरशिप की नीति ने बेहतरीन प्रतिभा को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी के 98% से अधिक शेयर कर्मचारियों के पास थे। इस अद्वितीय मॉडल ने साझा सफलता की संस्कृति को जन्म दिया, जिससे हर कर्मचारी इनोवेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित हुआ। 1997 तक डिजिटल स्विच के साथ हुवेई की सफलता ने वैश्विक योजनाओं के लिए मंच तैयार कर दिया। चीन का बाजार अब भीड़ भाड़ वाला हो चुका था और रेन जेंगफेई ने अपनी निगाहें विदेशी जमीन पर जमाई।
हांगकांग चीन की मुख्य भूमि से बाहर हुवेई का पहला पड़ाव बना। हांगकांग का दूरसंचार बाजार कठिन था। वहां पहले से ही हांगकांग और सीमेंस जैसे बड़े नाम मौजूद थे। ये हुवेई के ग्रामीण चीनी बाजारों से बिल्कुल अलग था। लोगों को संदेह था कि क्या वाकई में हुवेई के उत्पाद अच्छे हैं, लेकिन फिर जियोपॉलिटिकल भाग्य ने खेल का मैदान बदल दिया। 1997 में हांगकांग का चीन को हैंडओवर हुवेई के लिए अप्रत्याशित लाभ लेकर आया। चीनी कंपनियों पर लगने वाले टैरिफ्स खत्म होने से हुवेई के उत्पाद विदेशी ब्रांडों के मुकाबले अचानक ही अधिक प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए हुवेई ने अपना पहला हांगकांग कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। कंपनी ने अपना पहला स्विच हांगकांग भेजा, अपनी क्षमताओं को साबित करने को बेताब। लेकिन इंस्टॉलेशन सुचारू रूप से नहीं हुआ। उत्पाद को शुरू करते ही कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह वो क्षण था जो हुवेई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर लगे संदेहों को सच साबित कर सकता था। यह करो या मरो की स्थिति थी। हुवेई के इंजीनियरों ने दिन रात काम किया ताकि समस्याओं को समय सीमा से पहले ठीक किया जा सके। उनकी इस मेहनत ने स्थानीय सहयोगियों को प्रभावित किया और उन्होंने हुवेई के बारे में अपनी राय बदल दी। मेहनत रंग लाई। हुवेई ने समस्याओं को ठीक किया और हांगकांग में एक टेलीकॉम लाइसेंस भी हासिल कर लिया। यह एक बड़ी जीत थी जिसने साबित कर दिया कि हुवेई अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के खिलाफ भी उच्च तकनीक वाले बाजार में मुकाबला कर सकता है। 1998 में जब रूस की अर्थव्यवस्था टूटने लगी, रेन जेंगफेई ने एक जोखिम भरा दांव खेला, एक ऐसा दांव जो हुवेई को बना या बिगाड़ सकता था। 1998 का रूसी वित्तीय संकट देश के दूरसंचार उद्योग को तबाह कर गया। जैसे ही अन्य कंपनियां पीछे हटी, रेन जेंगफेई ने हुवेई के सर्वश्रेष्ठ लोगों को रूस भेज दिया। उन्होंने इस अराजक बाजार में पैर जमाना कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जोर दिया। रूस में हुवेई को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई रूसी चीनी उत्पादों पर भरोसा नहीं करते थे, उन्हें सस्ता और घटिया मानते थे। इस अविश्वास के कारण हुवेई के लिए बाजार में पैठ बनाना बेहद मुश्किल हो गया था। अविश्वास को तोड़ने के लिए हुवेई ने कम मुनाफे पर अपने उत्पाद बेचे। उनका ध्यान तुरंत पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि बाजार में अपनी जड़ें जमाने पर था। उनकी एक और मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्होंने पूर्व सोवियत संघ के उन तकनीकी विशेषज्ञों को काम पर रखा जिनकी नौकरियां सोवियत संघ के पतन के कारण चली गई थी। इन कुशल कारीगरों को रूसी बुनियादी ढांचे की रग रग की जानकारी थी, जो हुवेई के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने, जिससे आर्थिक स्थिरता लौटी और टेलीकम्युनिकेशंस के बुनियादी ढांचे में पैसा आना शुरू हो गया। रेन जेंगफेई के साहसी फैसले का फल मिलने लगा। रूस की जरूरतों को समझकर और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतरीन उत्पाद पेश कर हुवेई ने ग्राहक जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तक हासिल कर लिए, बाजार में अपनी जगह पक्की कर ली। 2001 तक उथल पुथल भरे रूसी बाजार में प्रवेश करने के सिर्फ 3 साल बाद हुवेई का रेवेन्यू $300 मिलियन से अधिक हो गया। यह रेन के संकट के समय निवेश करने के बोल्ड निर्णय की सफलता की मुहर थी। रूस की जीत ने न केवल हुवेई की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया, बल्कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को संभालने का अमूल्य अनुभव दिया। रूस को जीतने के बाद हुवेई ने अपनी निगाहें और भी बड़ी चुनौती पर टिका दी, और वो थी यूरोप। यूरोपीय दूरसंचार बाजार बेहद विकसित, स्थापित खिलाड़ियों से भरा और कड़े नियमों वाला था। चीनी तकनीक को लेकर गहरा संदेह था, जिससे इस प्रतिस्पर्धी माहौल में पैर जमाना बहुत ही मुश्किल था। हुवेई ने अपनी पुरानी देहाती स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। धीरे शुरुआत करो। उन्होंने छोटे यूरोपीय ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित किया। विश्वास बनाने के लिए उन्होंने कॉम्पिटिटिव रेट्स पर अच्छे उत्पाद पेश किए। इससे वे एरिक्सन और नोकिया जैसे दिग्गजों को सीधे चुनौती दिए बिना धीमी गति से आगे बढ़ सके। उन्हें नीदरलैंड्स में टेलफोर्ट नामक एक छोटे ऑपरेटर के साथ एक बड़ी सफलता मिली। हुवेई के बेस स्टेशन समाधान ने एक आम समस्या हल कर दी, नेटवर्क को सब कुछ बदले बिना अपग्रेड करना। इससे ऑपरेटरों को इंस्टॉलेशन कॉस्ट में 1/3 की कटौती हुई। हुवेई ने त्वरित समस्या समाधान और बेहतरीन ग्राहक सेवा ने यूरोपीय क्लाइंट्स को प्रभावित किया। उनकी मेहनत ने संदेहों पर जीत हासिल की, विश्वास बनाया। जैसे जैसे हुवेई की प्रतिष्ठा बढ़ी, उन्होंने बड़े नामों के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। यूरोप के इस कठोर बाजार में सफलता
सफलता ने साबित कर दिया कि हुawei वास्तव में वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकता है। यूरोपीय सफलता का जश्न मनाते समय भी एक साहसी योजना पहले से ही गति में थी। 1993 में अपने पहले अमेरिकी उत्पाद लॉन्च करने से लगभग एक दशक पहले कंपनी ने चुपचाप अमेरिकी इनोवेशन के केंद्र सिलिकॉन वैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। वहां एक चिप रिसर्च सेंटर स्थापित करके हुawei ने उस क्षेत्र के टैलेंट पूल और कटिंग एज तकनीक तक अपनी पहुंच बना ली थी। ये था रेन जेंगफेई का दूरदर्शी नेतृत्व, जो हर संकट में अवसर ढूंढता रहा और चुपचाप अपने अगले रणनीतिक युद्ध क्षेत्र की तैयारी करता रहा। जून 2002 में अमेरिकी बाजार में हुawei की स्ट्रेटेजी सरल मगर घातक थी। प्रतिद्वंदियों जितने ही अच्छे उत्पाद लेकिन बेहतर कीमतों पर पेश करना। इस दृष्टिकोण ने चमत्कार कर दिया। हुawei ने अमेरिकी बाजार में 70% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। हुawei की इस तेज सफलता और बढ़ती उपस्थिति ने जल्द ही सिस्को जैसे उद्योग के दिग्गजों की नींद उड़ा दी। हुawei की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने आग में घी का काम किया। एक साहसी कदम उठाते हुए हुawei ने सिस्को के लोगो वाला एक एडवर्टीजमेंट चलाया जिसमें दोनों कंपनियों की तुलना हो गई थी। यह बोल्ड कैंपेन सीधे सिस्को के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था। जहां इसने लोगों को बातचीत करने पर मजबूर किया, वहीं अमेरिकी प्रतिद्वंदियों के बीच खलबली भी मचा दी। हुawei की तेज ग्रोथ और बोल्ड मार्केटिंग के कारण जल्द ही कानूनी मुसीबत खड़ी हो गई। जनवरी 2003 में टॉप नेटवर्किंग कंपनी सिस्को ने टेक्सास संघीय अदालत में हुawei पर एक मुकदमा ठोक दिया। इस मुकदमे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के 21 मामले शामिल थे, जिसने हुawei की अमेरिकी विस्तार योजनाओं पर तलवार लटका दी। लेकिन हुawei के संस्थापक रेन जेंगफेई ने अपने शांत जवाब से सबको चौंका दिया। उन्होंने मजाक में इस मुकदमे को सिस्को का हुawei को चीनी नववर्ष का उपहार कहा। इसी शांत आत्मविश्वास ने कानूनी लड़ाई के लिए माहौल तैयार किया। हुawei ने तुरंत एक मजबूत कानूनी टीम तैयार की और अपनी तकनीकी क्षमता साबित करने के लिए अपने वकीलों को अनुसंधान सुविधाओं का दौरा करवाया। एक चतुर चाल के तहत हुawei ने सिस्को के मुख्य प्रतिद्वंदी 3Com के साथ साझेदारी कर ली। इस पार्टनरशिप के कारण 3Com के सीईओ ने सार्वजनिक रूप से हुawei का समर्थन किया, जिसने सिस्को के मामले को कमजोर कर दिया। अंत में हुawei ने अपने राउटर सॉफ्टवेयर के कोड में कुछ बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन इससे अमेरिकी बाजार में हुawei की स्थिति को वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिस्को मुकदमे का अंत हुawei के लिए एक बड़ा मोड़ था। इसने दिखाया कि कंपनी कठिन अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक चुनौतियों को संभालने में सक्षम है। 2011 में हुawei ने स्मार्टफोन बाजार में छलांग लगाई, एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े नामों को चुनौती दी। नेटवर्क उपकरण में सफल होने के बावजूद स्मार्टफोन में उसकी शुरुआत कठिन थी। 2012 में उनका पहला लॉन्च वैश्विक स्तर पर केवल 5 लाख यूनिट्स बेच सका। उच्च स्तरीय स्मार्टफोन की दुनिया में उनके सफल होने पर संदेह गहरा गया, लेकिन हुawei ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को अलग दिखाने के लिए नए विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका एक बड़ा कदम अपने खुद के किरिन चिप्स का निर्माण करना था, जो उनके फोन तकनीक का केंद्रीय भाग बन गया। 2014 में मेट 7 के साथ चीजें बेहतर होने लगी। इस फोन में पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर था, जो उस समय काफी नया था। मेट 7 ने 70 लाख यूनिट बेची। इस सफलता के बाद हुawei के फोन अपनी गुणवत्ता और नई विशेषताओं के लिए पहचाने जाने लगे। हर नए मॉडल के साथ हुawei के फोन बाजार के लीडर्स के मुकाबले गंभीर विकल्प बन गए। हुawei का उदय तेज था। 2018 तक शुरुआत के सिर्फ 7 साल बाद वे एप्पल को भी पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्माता बन गए। जब हुawei स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा कर रहा था, वह पर्दे के पीछे एक बड़ी चीज पर भी काम कर रहा था। कंपनी ने शुरुआत में ही देख लिया था कि 5G तकनीक कितनी विशाल होने वाली है और उसने इसके विकास में भारी निवेश करने का फैसला किया। यह दूरदर्शी कदम हुawei को वायरलेस संचार में अगली पीढ़ी का लीडर बनाने वाला था। हुawei ने 5G टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए जबरदस्त रिसोर्सेज लगाए। उन्होंने दुनिया भर के 26 अनुसंधान केंद्रों में विशेषज्ञ टीमों को काम पर लगाया, जिसमें 700 से अधिक मैथमेटिशियंस, 800 फिजिसिस्ट और 120 केमिकल एक्सपर्ट शामिल थे। गणितज्ञों, भौतिकविदों और रसायनिज्ञों की इस विविध टीम ने 5G तकनीक से जुड़ी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अथक काम किया। इतने लंबे समय तक 5G में निवेश करने से हुawei को
वैश्विक दूरसंचार बाजार में एक विशाल बढ़त मिल गई। जब अन्य कंपनियां पीछे छूटी थी, हुआई 5G का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन हुआई की टेक्निकल सक्सेस के साथ ही संकट भी गहरा रहा था। जैसे ही कंपनी 5G में उत्कृष्टता हासिल करने लगी, पश्चिमी सरकारों में संदेह गहरा गया। ये स्थिति वैश्विक टेक संबंधों को हिलाने वाली थी और हुआई को जटिल राजनीति से जूझने के लिए मजबूर करने वाली थी। 2012 में अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने हुआई की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्हें चिंता थी कि हुआई के उपकरण में चीनी सरकार की जासूसी के लिए बैकडोर हो सकते हैं। इस डर ने पश्चिमी देशों को सचेत कर दिया और हुआई की वैश्विक योजनाओं पर संदेह का बादल छा गया। हुआई ने हमेशा इन दावों का खंडन किया, यह कहते हुए कि वह चीनी सरकार से स्वतंत्र है और कर्मचारियों के स्वामित्व वाली कंपनी है। लेकिन पश्चिमी सरकारों ने भरोसा नहीं किया और हुआई की असली वफादारी पर संदेह बरकरार रहा। हालात तब और बिगड़ गए जब 2018 में मेंग वानझाओ कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO और संस्थापक रेन जेंगफेई की बेटी को अमेरिका के अनुरोध पर कनाडा में हिरासत में ले लिया गया। इस घटना ने एक डिप्लोमेटिक फायरस्टॉर्म को जन्म दिया। गिरफ्तारी ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों पर आधारित थी। एक ऐसा कदम जिसे कई लोगों ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के विस्तार के रूप में देखा। अमेरिका 5G में चीन के टेक्निकल डेवलपमेंट से चिंतित था और हुआई के ग्लोबल एक्सपेंशन को रोकना चाहता था। यह गिरफ्तारी केवल एक कानूनी दांवपेच नहीं, बल्कि चीन के तकनीकी नेतृत्व को कमजोर करने की एक रणनीतिक चाल थी। मेंग वानझाओ की हिरासत और सितंबर 2021 में उनकी रिहाई की गाथा कूटनीति, कानून और जियोपॉलिटिक्स का एक जटिल डांस था। इन प्रॉब्लम्स ने हुआई को अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बदलने के लिए मजबूर किया। कंपनी ने पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए नए बाजारों की तलाश की और अपने व्यापार का डाइवर्सिफिकेशन किया। उन्होंने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील बाजारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मई 2019 में अमेरिकी सरकार ने हुआई को अपनी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को चीनी टेक दिग्गज के साथ काम करने से रोक दिया गया। इससे हुआई को जबरदस्त झटका लगा, खासकर उसके स्मार्टफोन बिजनेस को। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब गूगल ने हुआई का एंड्रॉइड लाइसेंस छीन लिया। इसका मतलब था कि नए हुआई फोन में जीमेल, गूगल मैप्स और गूगल प्ले स्टोर जैसे गूगल के ऐप्स नहीं हो सकते थे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के लिए यह एक बड़ी बाधा थी। इस प्रतिबंध ने हुआई को अपनी पूरी स्ट्रेटेजी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। अब ये एक समस्या के साथ साथ अमेरिकी तकनीक से स्वतंत्र होने का एक अवसर भी था। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हुआई ने तकनीकी स्वतंत्रता के लिए अपनी महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया का अनावरण किया। जून 2021 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया हार्मोनी OS अमेरिका तकनीक पर निर्भरता से मुक्त होने के लिए डिजाइन किया गया हुआई का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह सिर्फ एक और स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म नहीं था, इसने पूरी तरह से परस्पर जुड़े भविष्य के लिए हुआई के विजन को साकार किया। हार्मोनी OS इसलिए भी खास था क्योंकि यह फोन और टैबलेट के अलावा फ्रिज तक कई अलग अलग डिवाइसेस पर चल सकता था। हार्मोनी OS बनाकर हुआई ने दबाव में नवाचार करने की अपनी कैपेसिटी साबित कर दी। यह चीन के तकनीकी आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय पहल को दर्शाते हुए स्थापित प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला एक स्वतंत्र टेक ब्रह्मांड बनाने का पहला कदम था। मगर हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते में बड़ी बाधाएं थी। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए पर्याप्त ऐप्स के साथ एक नया इकोसिस्टम बनाना सबसे मुश्किल चुनौती थी। हुआई ने डेवलपर्स को आकर्षित करने, सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि एक ऐप सिलेक्शन बनाया जा सके। जैसे जैसे हार्मोनी OS बढ़ रहा है, ये केवल राजनीतिक समस्याओं का हुआई का जवाब नहीं रह गया है, यह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए टेक जगत में उथल पुथल मचा सकता है। जैसे ही हार्मोनी OS आकार ले रहा था, हुआई को एक नए संकट का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी हार्डवेयर क्षमताओं को जबरदस्त चोट पहुंचाई। 2020 में अमेरिकी सरकार ने हुआई की पहुंच को उन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स से काट दिया जो अमेरिकी तकनीक से बने थे। ये हुआई के स्मार्टफोन और 5G उपकरण बिजनेस के लिए एक बड़ा झटका था, जो इन हाईटेक चिप्स पर बहुत अधिक निर्भर थे। इन प्रतिबंधों ने हुआई की सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण कड़ी को तोड़ दिया, जिससे कंपनी विकल्पों की तलाश में बेताब हो गई। हुआई ने जवाबी कार्रवाई
कार्रवाई में चिप्स का स्टॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। उन्होंने R&D में पैसा झोंकना शुरू किया, जिसका लक्ष्य अमेरिकी भागीदारी के बिना उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक विकसित करना था। उन्होंने दुनिया भर से शीर्ष चिप विशेषज्ञों को काम पर रखकर अपने इन हाउस कौशल को बढ़ाया। यह चिप क्राइसिस अमेरिका चीन का टेक्नोलॉजी कंपटीशन का एक प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि इतने बड़े उद्योग में किसी भी कंपनी के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना कितना कठिन है। जब टेक जगत ये मान रहा था, वही संघर्ष कर रहा है, कंपनी ने अगस्त 2023 में मेट 60 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करके सबको चौंका दिया। इस फोन ने चीनी तकनीक पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी। इसमें 7 nm चिप थी, जिसे कई विशेषज्ञों को नहीं लगा था कि चीन मौजूदा प्रतिबंधों के तहत बना सकता है। मेट 60 प्रो ने हुआई की तकनीकी प्रगति को दर्शाया। इसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं के साथ शीर्ष वैश्विक स्मार्टफोनों को टक्कर दी। ये सुविधा आमतौर पर केवल सबसे उन्नत फोन में पाई जाती है। इस फोन ने अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर नई बहस छेड़ दी। यह चीनी तकनीकी महत्वाकांक्षा और कठोरता का प्रतीक बन गया। चीन में यह फोन जबरदस्त हिट रहा। लोग इसे खरीदने के लिए हुए स्टोर्स के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, जिससे पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बावजूद देश में ब्रांड अभी भी कितना मजबूत है। मेट 60 प्रो हुआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्नत चिप्स प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के बाद उन्होंने साबित कर दिया वे अभी भी कटिंग एज फोन बना सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने हुआई के ग्लोबल बिजनेस को धीमा जरूर किया, लेकिन साथ ही कंपनी के संकल्प को और मजबूत किया, जिससे चीन का टेक उद्योग आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा। वर्तमान में हुआई की रणनीति एकदम स्पष्ट है। वह देश में अपने प्रभुत्व को और बढ़ाएगा, वैश्विक बाजारों में विस्तार करेगा और इनोवेशन पर लगातार निवेश करता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआई आज भी ग्लोबल कोर टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस पर 31% का नियंत्रण जमाए हुए है और ये संख्या पहले से ही दुनिया के संचार बाजार को नियंत्रित कर रही है। यदि हार्मोनी ओएस चीन में एप्पल के iOS पर अपनी बढ़त को कायम रखता है और यदि चीनी चिप निर्माता सीमित संसाधनों के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाने में सफल होते हैं, तो अगले कुछ वर्ष हुआई की दृढ़ता की परीक्षा नहीं होंगे, बल्कि यह तय होगा कि क्या दुनिया अमेरिकी वर्चस्व निकलकर चीन के नेतृत्व में एक पैरेलल टेक यूनिवर्स में बंटने को तैयार है।